स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस मैम। ओके। Okay, this is the theorem for the Hamilton path and circuit. That is the Ohm's theorem. तो Ohm's theorem आपकी क्या कहती है और direct theorem क्या कहती है? For the direct theorem, if G is a simple graph with n vertices with n greater than equal to 3, such that degree of every vertex in G is at least n divided by 2, then G has a Hamilton circuit. Again, I'm telling you that these conditions are known as the not the compulsory condition. These are the sufficient or the necessary condition, not the compulsory condition. कि अगर ये condition satisfied नहीं हो रही है, doesn't mean कि उसमें Hamilton circuit नहीं हो सकता है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तब भी आपका वहां पे हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है. और ओह्म्स थ्योरम आपकी कहती है इफ जी इज अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस with n greater than equal to 3 such that degree of u and degree of v is greater than equal to n for every pair of non-adjacent vertices u and v and g, then g has a Hamilton circuit. इसका क्या मतलब है? अगर आपकी नंबर ऑफ वर्टिसेस n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और आप नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस की डिग्री को जब आप ऐड करते हैं, नॉन एडजेसेंट का मतलब है कि जो कि आपके नेबरिंग वर्टिसेस नहीं है, तो उनकी डिग्री को जब आप ऐड करते हैं तो वो n जो उनका सम आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n. अगर इस तरह की कंडीशन आपकी है तो जी कैन हैव द हैमिल्टन सर्किट. और डायरेक्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपकी वर्टिसेस n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो आपके हर वर्टेक्स की जो डिग्री है इट मस्ट बी n डिवाइडेड बाय 2. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में 5 वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस में से आपकी हर वर्टेक्स की डिग्री अगर 2 है या हर वर्टेक्स की डिग्री आपकी 3 है, सो वी कैन से दैट देयर कैन बी द हैमिल्टन सर्किट. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है देन आल्सो वी कैन हैव द हैमिल्टन सर्किट एंड द हैमिल्टन पाथ. Okay, let's draw some question graph related to this. जो आपके कॉर्नर्स हैं दीज आर नोन एज द वर्टिसेस, सो यू कैन नेम, यू कैन गिव देयर नेम.
This one is A. This one is B. D. B. So now all of you can apply Ohm's theorem or check whether these conditions are satisfied or not. तो Ohm's theorem आपकी कहती है कि अगर आपकी n नंबर ऑफ वर्टिसेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आपकी जो वर्टिसेस की डिग्री है इट शुड बी ग्रेटर देन n डिवाइडेड बाय 2. तो क्या हर वर्टेक्स की डिग्री n डिवाइडेड बाय 2 से ग्रेटर है? This is E. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. हर वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट कीजिए. वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करने का मतलब है जो आपकी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं. आपकी डायरेक्ट थ्योरम क्या कहती है कि डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इफ जी इज अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस विद n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सच दैट डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन जी इज एटलीस्ट n डिवाइडेड बाय 2, then G can have the Hamilton circuit. तो हर वर्टेक्स की डिग्री लिखो और उसके बाद में देखो कि इट शुड बी ग्रेटर देन n डिवाइडेड बाय 2 है या नहीं है. मैम इसमें n की वैल्यू 5 रहेगी. हाँ, नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है ना. यस मैम. Then degree of B is not greater than n by 2. Yes, ma'am. Degree of B is not greater than n by 2. की डिग्री 2 आ रही है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये बताओ तो क्या इसमें हैमिल्टन सर्किट है? नो. ठीक है. ओके, अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं. And assume that there is no vertices between the C and D. यानी there is no edge between the C and D. E आपका यहीं पर है और C और D के बीच में कोई एच नहीं है. ओके, वन मोर थिंग, जब आपने ये तो देख लिया कि वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो क्या आपका हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उसमें? अगर मैं इसको एक मिनट के लिए साइड करूं तो आपका, अगर मैं ये देखूं, हैमिल्टन सर्किट होता है आपकी सभी वर्टिसेस कवर होनी चाहिए. बट हाँ, आपका हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें. हेलो. यस मैम. हाँ, तो अभी यहाँ पे जो पॉइंट था कि दिस इज नॉट द कंपल्सरी कंडीशन, दिस इज जस्ट अ नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन. आप लोग यहाँ पे देखो कि आपकी 5 वर्टिसेस हैं, सो n डिवाइडेड बाय 2 जब हम करते हैं तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है, बट आपकी हर वर्टिसेस की डिग्री यहाँ पे जो है वो 2 से ग्रेट 2 या तो 2 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो रही है. मैम 2.5 को 2 लेना है. बेटा 5 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करेंगे तो 5 डिवाइडेड 2 इंटीजर वैल्यू में तो 2 होगा ना वो. यस मैम. तो हर वर्टिसेस की डिग्री 2 है तो सही.
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जब आप करेंगे तो उसमें जब 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो वो कितना होता है इंटीजर में? 2 ही तो आता है। Yes, ma'am. हाँ, तो 2 आता है। और आपकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, यानी या तो ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो। तो हर वर्टिसिस की डिग्री 2 है, तो हैमिल्टन सर्किट आपका लाई कर रहा है यहाँ पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। दूसरा, अब मान लो हम इसको ऐसे करते हैं और आपके सी और डी के बीच में कोई एच नहीं है, तब देखो। यस मैम, Ma'am, तब it is भी हैमिल्टन सर्किट होगा। यस मैम। तब भी हैमिल्टन सर्किट होगा, राइट। ठीक है, वो तो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चला गया कि आपने कंडीशंस बनाई हुई है और आपकी यानी आपकी कंडीशन को वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपका वहां पे डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई होती है और आपका जो ग्राफ है वो हैमिल्टन सर्किट शो कर रहा है। नाउ कम टू द अनदर शेप। मैम एक बार ये दोबारा समझाना मैम, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो मैम डिग्री लिखने के बाद क्या करना होता है मैम? बताते हैं। आपने यहाँ पे लिखा डिग्री ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है आपका? 3। ठीक है, इस तरह से आप हर एक की डिग्री लिखेंगे। डिग्री ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपने इस तरह से हर एक की डिग्री वहां पे मेंशन करनी है। डिग्री ऑफ सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है। यस मैम। Okay, degree of C this, and then degree of D is equal to again 3, and degree of E this is equal to 4. ठीक है, अब बाय डायरेक्ट थ्योरम वो क्या कहती है कि इफ n ग्रेटर देन, और वी हैव द n इक्वल टू इज 5, so n divided by 2 is equal to 2. ठीक है, so as per the direct theorem you can say that the each and every vertex is having the degree greater than equal to 2, so we can say that there is an Hamilton circuit exists. एंड द हैमिल्टन सर्किट आप वहां पे शो कर सकते हैं, लाइक आप ए बी सी डी ई ए यूज कर सकते हैं या ई सी बी डी ए, इस तरह से आप हैमिल्टन सर्किट को वहां पे शो कर सकते हैं, जो भी आप सीक्वेंस का वर्टिसेस आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। ये आपका शेप है दिस वे, दिस वे, and this one.
ठीक है, इस तरह से एक शेप है, यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं आप इसको। A, B, this one is C, D, E, F, G and last H। अब इस पे डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करके देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। यस मैम। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? No, ma'am. No, ma'am. क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस आपकी कितनी है? 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 आप करते हैं, आपका आता है 4, लेकिन हर वर्टिसेस की डिग्री कितनी है? No, ma'am. 2. हर वर्टिसेस की डिग्री है 2, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, बट स्टिल आपका यहाँ पे हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है। Yes, ma'am. है ना? हाँ। एग्जिस्ट करता है। Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो इसलिए हमने कहा कि डायरेक्ट थ्योरम जो है वो एक कंडीशन अगर है तो वी कैन से कि हाँ हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इट डजंट मीन कि अगर वो कंडीशन नहीं है तो वहां पर आपका हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तब भी आपका वहां पे हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन में हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, नाउ कम टू द ओर्स थ्योरम। ओर्स थ्योरम क्या कहती है कि आपकी जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री का सम जो है उनका नंबर ऑफ जो आपकी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उससे ग्रेटर होना चाहिए। यानी आपकी ओर्स थ्योरम क्या कहती है? ओर्स थ्योरम आपकी कहती है कि अगर आप नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या है? जो आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए और सी आपके नॉन एडजेसेंट है, सी और एच आपके नॉन एडजेसेंट है, ई और बी आपके नॉन एडजेसेंट है। ठीक है, एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट का मतलब है कि जो आपके सेम एज के साथ में कनेक्टेड नहीं है। तो वो क्या कहता है कि आपकी अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है उनकी डिग्री का सम जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो आपका वहां पे हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट कर सकता है। नाउ इन द सेम क्वेश्चन यू कैन ट्राई दिस कि अगर आपकी ओर्स थ्योरम सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि इसमें हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट करता है। नाउ आपको चेक करना है क्या क्या इस क्वेश्चन में ओर्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। एक बार जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री का सम कीजिए। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आप इसको लिखेंगे कैसे? आप यहां पे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ ए प्लस डिग्री ऑफ सी। तो आपकी जितनी भी वर्टिसेस हैं वो सब आप मेंशन करेंगे, यहां पर आप उसका सम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे डिग्री ऑफ ई, जितनी भी आपकी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो सब आप लिखेंगे, प्लस डिग्री ऑफ बी। आप सम करके देखिए कितना कितना रहा। जितनी भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं सबका सम कीजिए आप। मैम 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है? 8. इसका मतलब क्या है कि अगेन मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, पर स्टिल मेरा वहां पे क्या है? हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट करता है।
Yes, ma'am. हाँ, so this is the basically it is known as a sufficient condition but not the compulsory condition. यानी ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगी तो आपका वहां पे हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं होगी तब भी आपका हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट कर सकता है। बट हाँ है कि अगर एग्जिस्ट करती है कंडीशन तो आपका ऑब्वियसली वहां पे फिर हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Okay. So this one is done. ये आपके सिलेबस में नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला। ये भी नहीं है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी कम टू द प्लानर ग्राफ। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ो, जस्ट गिव मी द 1 मिनट। ओके, कुछ समझ आया? Yes, like a planar graph is a graph in which basically it should be drawn on a plane in such a way that its edges should intersect each other on the endpoints only. Its edges Should intersect at the endpoints only. इंटरसेक्ट से पहले क्या बोला? वो वर्ड तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो गई। Its edges should intersect, ma'am, at the endpoints only. A planar graph is a graph. Not intersect. Okay. A graph is called the planar if its edges are not crossing with the each other. Let me explain the thing. होता क्या है? प्लानर ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच देयर इज नो एजेस हु आर क्रॉसिंग विद द ईच अदर, यानी आपकी जो भी एजेस होंगे वो के साथ में क्रॉस नहीं करेंगे। तो अगर आप इस तरह से कोई ग्राफ बना सकते हैं देन दैट ग्राफ इज नोन एज अ प्लानर ग्राफ। नाउ कम टू द presentation, this one. A graph is called the planar if it can be drawn in the plane without any edges crossing, यानी जहां पर आपके edges जो वो एक दूसरे को intersect ना करें, एक दूसरे को cross ना करें, that kind of graph is known as a planar graph. तो आपके अगर इस तरह के ग्राफ बना सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो दैट काइंड ऑफ ग्राफ इज नोन एज अ प्लानर ग्राफ। ठीक है, तो प्लानर ग्राफ में आपके ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो जो आपका ये फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन आपका प्लानर ग्राफ नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर आपकी जो एजेस है वो एक दूसरे को कवर कर रही है, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। सेकेंड वन जो है, सेकेंड वन आपका प्लानर ग्राफ है, ठीक है। तो मैम यस मैम, मैं आई वाज सेइंग दैट कि एजेस जो है वो एंड पॉइंट्स में ही इंटरसेक्ट होनी चाहिए, मतलब आपस में नहीं, लाइक मैम जैसे फर्स्ट केस में हुआ है कि वो क्रॉस करें एक दूसरे को, बट अनदर वन में मतलब एक एंड पॉइंट से ही वो मीट, लेकिन क्रॉस एंड नहीं पॉइंट करें। से वो मीट कर सकते हैं, पर सेंटर में या किसी पॉइंट से नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो जो आपका K4 ग्राफ होता है, K4 ग्राफ जो आपका होता है कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ जो होता है वो आपका प्लानर ग्राफ होता है। जैसे कि ये जो एग्जांपल है ये आपका प्लानर ग्राफ का है, K = 4 है, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्टिसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इस ग्राफ को आप एज ए प्लानर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो आपका 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम हाइपरक्यूब ग्राफ कहते हैं, उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बट जो आपके जो बाइपेटाइड ग्राफ होते हैं, एक तरह से बाइपेटाइड ग्राफ का मतलब होता है जो कंप्लीट बाइपेटाइड ग्राफ होते हैं। और कंप्लीट बाइपेटाइड ग्राफ को किस तरह से शो करते हैं? Km, से। Km, को आप वहां पे नॉन प्लानर ग्राफ होता है, क्योंकि वहां पर इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वहां पे जो Km, अगर है तो आप उस तरह के ग्राफ को वहां पर आप विदाउट इंटरसेक्टिंग द एजेस आप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लू K3, that is a complete bipartite graph for the 3 vertices, तो उस केस में आपका प्लानर ग्राफ नहीं बन सकता। K4 आपका प्लानर ग्राफ बन सकता है, लेकिन K33 आपका वहां पे प्लानर ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है। तो K33 जो होता है वो आपका नॉन प्लानर ग्राफ होता है, K4 आपका प्लानर ग्राफ बन सकता है। तो एक तो तरीका था K4 को प्लानर ग्राफ बनाने का, जो हमने ये वाला किया है, यानी इस तरीके से आप K4 को प्लानर ग्राफ बना सकते हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है जहां पर ये वाला तरीका है कि आप जो इंटरसेक्ट जो क्रॉसिंग हो रही है वो आपका इस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, आप ट्राई करना चाहें इस तरह के ग्राफ को, K33 ग्राफ को आप वहां पे ड्रॉ करके देख सकते हैं, आपके एजेस कोई ना कोई वहां पे एक दूसरे से क्रॉस कर जाएंगे। यानी आप इस तरह से इसको नहीं ड्रॉ कर सकते कि आपके एजेस वहां पे क्रॉस ना करें, ठीक है। Yes, ma'am. सो नेक्स्ट वी हैव द रीजन। रीजन क्या होता है? अ प्लानर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ स्प्लिट्स अ प्लेन इनटू द रीजन इंक्लूडिंग एन अनबाउंडेड रीजन। प्लानर ग्राफ होता है जब आप नंबर ऑफ एजेस से कवर कोई एरिया जो होता है, दैट इज नॉन एज द प्लानर रीजन एक्चुअली। जैसे आप यहाँ पे देखो, आपके पास में 5 वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस से आपकी 3 रीजन्स क्रिएट हुए हैं। तो जो यहाँ पर रीजन्स बेसिकली होता है, जो एरिया विच इज कवर्ड बाय द नंबर ऑफ एजेस और विच इज बाउंडेड बाय द नंबर ऑफ एजेस, तो उस तरह के रीजन्स को, उस तरह के जो एरिया होता है, दैट एरिया इज नॉन एज द बेसिकली रीजन। तो आप का जो प्लानर ग्राफ होता है, प्लानर ग्राफ आपके किसी भी सिंपल ग्राफ को नंबर ऑफ रीजन्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके एजेस से कवर्ड एरिया होता है वो आपका एक तरह से इनबाउंड रीजन होता है। लाइक आपका जो R2 है और जो आपका R1 है, ये आपके 2 रीजन्स हैं। लेकिन एक आपका आउटर रीजन भी होता है, जैसे कि आपका R3 है। तो आपका ये जरूरी नहीं है जो रीजन होता है वो हमेशा एजिस का वो बाउंडेशन ही होगा, यानी एजिस से हमेशा वो बाउंड किया हुआ होगा। जो आपका आउटर रीजन होता है, आउटर रीजन में आपकी कोई भी बाउंडेशन उस तरह से नहीं होती है। तो एक तरह से आपके जो किसी भी ग्राफ में एक एक्स्ट्रा रीजन हमेशा जनरेट होता है बिसाइड ऑल द रीजन जो आपके एजिस से कवर्ड एरिया जो होता है, तो वो आपका होता है G3, जो आपका एक आउटर रीजन होता है। तो एक आउटर रीजन हमेशा आपके वहां पे क्रिएट होता है, क्योंकि वहां पर आप एजिस को यूज कर रहे हैं, एजिस को एज एन बाउंडेशन आप यूज कर रहे हैं। तो रीजन आपका यहाँ पे है जो आपका एरिया नंबर ऑफ एजेस के साथ में जो कवर्ड होगा। तो R2 और R1 जो है वो तो आपके प्रॉपर कवर्ड एरिया दिख रहे हैं, और ये भी पॉसिबल है कि जो आपके नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं वो आपके वहां पे एजेस को वो शेयर कर सकते हैं। जैसे R2 और R1 जो है वो आपके एक सिंगल एज को वहां पे शेयर कर रहे हैं। तो एक रीजन में जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है, यहाँ पर एक ट्रायंगल आपका इस तरह से बनता है, और एक आपके 4 वर्टिसेस के साथ में इस तरह से बनता है, और एक आपका आउटर रीजन बनता है, ठीक है।
तो किसी भी ग्राफ में कितने नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, यूलर्स फॉर्मूला। इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारे किसी भी प्लेनर ग्राफ में कितने नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं। दैट इज R इक्वल टू E माइनस V प्लस 2, दैट इज द नंबर ऑफ रीजन। यानी किसी भी ग्राफ में कितने नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं, दैट दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ रीजन। E stand for the number of edges, V stand for the number of vertices, and plus 2. So E minus V plus 2, this is the formula to find the number of region in a planar graph. Okay? Okay. आप एक चीज इसी में ट्राई करके देखिए, आपके इसमें कितने रीजन्स हैं? 3. Yes, ma'am. नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, और उस फॉर्मूला में पुट करके देखो। मैम नंबर ऑफ एजेस इक्वल्स टू 6 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 5 एंड देन मैम इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा r इज इक्वल टू 6 माइनस 5 प्लस 2 दैट इज 3. 3. So number of reason will be equal to 3. Okay, beta? It is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. इससे रिलेटेड आपकी ना बुक में एक थ्योरम दी हुई है, एक प्रूफ दिया हुआ है यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। यूलर्स फॉर्मूला ये आया आपका। ओके, ये तो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ किया है कि आपका जो भी नंबर ऑफ रीजन्स होंगे आर एन इक्वल टू ई एन माइनस वी एन प्लस 2, ये ट्रू, ठीक है, ये आप इसको अपने आप कर सकते हैं। ओके, अब अगर मान लो किसी भी ग्राफ में जो ये फॉर्मूला को जो इन्होंने प्रूफ किया है कि आर इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2 हमेशा यही रहता है, ये चेंज क्यों नहीं होता है, तो इसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्सेप्ट इन्होंने अप्लाई किया। तो उस इंडक्शन में इन्होंने कहा कि ऑब्वियसली मान लो कि आपने देखा कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर 2 है, या नंबर ऑफ एजेस जो है, अगर मान लो नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके पास में 2 होती हैं और नंबर ऑफ एजेस आपका ऑब्वियसली उनके बीच में आपका 1 होता है, तो नंबर ऑफ रीजन्स आपके कितने होंगे? अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस 2 है और नंबर ऑफ एजेस जो है वो आपका 1 है, तो आपके नंबर ऑफ रीजन्स कितने होंगे? 1. और आप सिंपल ड्रॉ करके देखें इसको, इस तरह के जो आपके वर्टिसेस अगर हैं एंड पॉइंट पर, 2 वर्टिसेस आपके कितने रीजन क्रिएट कर रही हैं? ऑब्वियसली सिंगल ही क्रिएट कर रही हैं। Yes, ma'am. ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन से इन्होंने इसको प्रूफ किया है कि फॉर आर इक्वल टू फॉर ई इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू, इट इज ट्रू। और उसके बाद में अब 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया है इसमें अप्लाई करने, इसको प्रूफ करने के लिए कि मान लो एक तो या तो आप उसमें एक नया एज क्रिएट करते हैं या आप इसमें एक नया वर्टिसेस ऐड करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आप मान लो आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है आर इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2, आपके पास 2 टर्म्स हो सकती हैं, या तो आप उसका एक एच बढ़ाओ, क्योंकि जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन यानी जब हम k+1 वाली टर्म को प्रूफ करते हैं, आपने देखा कि वर्टिसेस, क्योंकि अगर आपका वर्टिसेस एक 1 है तो आपका रीजन वहां पे कितना होगा? कोई एजिस नहीं है, कोई आपका रीजन नहीं क्रिएट होगा वहां पे। अगर आपके एक सिंगल वर्टिसेस है तो क्या सिंगल वर्टिसेस आपके कितने रीजन क्रिएट कर पाएगी अगर आपके पास में कोई एच नहीं है? बोलो। मैम जो लूप वाला होता है, सिंगल मतलब बेटा एक सिंगल वर्टेक्स है, उसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से कितने नंबर ऑफ रीजन्स बनेंगे आपके? Ma'am, 1. ठीक है, और नंबर ऑफ एजेस क्योंकि वहां पे आपके 0 हैं, तो ऑब्वियसली जब आप v की वैल्यू 1 करेंगे तो जब आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने लिख के आएंगे आपके? 1. ठीक है, अब सिमिलरली अगर मान लो मैं वर्टिसेस 2 क्रिएट कर देती हूँ और मेरा एजिस 1 क्रिएट होता, तो ऑब्वियसली वो भी आपने करके देख लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं हमेशा वर्टिसेस को क्यों बढ़ाऊं, मैं एजिस को क्यों ना बढ़ाऊं? क्योंकि आपका जरूरी नहीं है ना कि हमेशा वर्टिसेस बढ़े, हो सकता है कि आप वहां पे एजिस को बढ़ा के आप अपने रीजन को बढ़ा दें वहां पे, तो क्या मेरा रीजन बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? तो आपके पास में 2 तरीके हैं यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए कि आर इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2 आपका ट्रू है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन भी है।
मान लो आपने इसको नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 के लिए भी प्रूफ किया, नंबर ऑफ वर्टिसेस 2 के लिए भी प्रूफ किया, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपकी नंबर ऑफ एजेस हैं, आपका नंबर ऑफ रीजंस आपका वहां पे सेटिस्फाइड होता है। अब अगर मान लो यहाँ पर आपकी जो आप वहां पे यूज करते हैं कि n=1 के लिए आप उसको प्रूफ करते हैं, देन n=k के लिए आप उसको अज्यूम करते हैं, और k+1 के लिए आप उसको अगेन फिर से यानी इंडक्शन स्टेप अप्लाई करके आप प्रूफ करते हैं। अब इंडक्शन स्टेप जब अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली या तो मैं नंबर ऑफ एजेस को बढ़ाऊंगी या मैं नंबर ऑफ वर्टिसेस को बढ़ाऊंगी, यही दो चीजें बढ़ सकती हैं। तभी मुझे चेक करना है कि मेरे रीजंस में क्या उसका इफेक्ट हो रहा है ना? ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक एज बढ़ा दिया, एज बढ़ा दिया तो ऑब्वियस है कि मेरी वर्टिसेस तो उतनी ही रहेंगी, एज तो मेरा नहीं बढ़ेगा। बोलो, अगर जैसे जो आपका ये ग्राफ एक दिया हुआ है, इसमें आपकी वर्टिसेस सेम है, मैंने एक नया एज क्रिएट किया, नया एज जब मैं इसमें क्रिएट करूंगी तो नया एज क्रिएट करते ही क्या होगा, आपका एक नंबर ऑफ रीजन बढ़ जाएगा। देखो अभी अगर ये मैं an+1 या bn+1 जो मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज फॉर द नंबर ऑफ एजेस एंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं पहले दो केस है, या तो नंबर ऑफ एजेस को बढ़ाओ या आप नंबर ऑफ वर्टिसेस को बढ़ाओ। मैंने पहला स्टेप लिया, मैंने एक एज बढ़ा दिया, अब एज बढ़ाया तो नंबर ऑफ वर्टिसेस तो उतनी ही है, तो ऑब्वियस है जो मेरा नंबर ऑफ जो एज बढ़ेगा वो दो एग्जिस्टिंग वर्टिसेस को ही ऐड करेगा। मान लो वो वर्टिसेस मेरी पहले से ही ग्राफ में है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब आपने एक नया एज जिसमें क्रिएट कर दिया, एक नया एज बढ़ा, तो उसकी वजह से एक नया रीजन बढ़ा। यस मैम। जब एक नया रीजन बढ़ा यानी एक इंक्रीमेंट आपका लेफ्ट साइड में हुआ, एक इंक्रीमेंट आपका राइट साइड में हुआ। जब आप फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे E=E-V+2, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका इस वाले केस में एक एज बढ़ा तो एक आपका नया रीजन बढ़ गया, यानी एक फॉर्मूला आपका, एक इंक्रीमेंट आपने लेफ्ट साइड में किया और एक इंक्रीमेंट आपने राइट साइड में किया, तो क्या आपकी इक्वेशन पे कोई चेंज हुआ? बोलो। अगर मेरे पास में ए और बी है, दोनों ही आपकी वैल्यूज इक्वल है और दोनों ही मैंने दोनों तरफ +1 कर दिया, तो क्या आपकी इक्वेशन चेंज होगी? नो मैम, नो मैम, नहीं होगी ना। मैंने कहा a आपका 5 है और b मेरा 5 है, मैंने कहा a b है। अगर मैं दोनों तरफ +1 कर देती हूँ तो लेफ्ट एंड राइट दोनों ही इक्वली मैंने चेंज किए हैं, तो वैसे मेरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एक एज बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से आपका एक रीजन बढ़ता है, तब भी आपके इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ठीक है बेटा। लेकिन अब मान लो मैं एक नया एज नहीं बढ़ाती, मैं एक नया वर्टिसेस बढ़ाती हूँ। ऑब्वियस है जो नया वर्टेक्स आप ऐड करेंगे, तो नया वर्टेक्स जब आप ऐड करेंगे या तो आप इस तरह से ऐड करेंगे जैसे आपने यहाँ पे किया है, या आप इसको एक आउटर साइड में लेके जा सकते हैं इस वर्टेक्स को। यस मैम। यस मैम। अब आपने एक नया वर्टेक्स बढ़ाया है, तो ऑब्वियस है उस नए वर्टेक्स की बढ़ने की वजह से, क्योंकि आपको उसको प्लानर ग्राफ में दिखाना है, तो आपको उसके लिए उसका कनेक्शन करना पड़ेगा किसी वर्टेक्स के साथ में। यस मैम। तो आपने एक नया वर्टेक्स बढ़ा तो ऑटोमेटिकली आपका एक नया एज भी बढ़ा। यस मैम। जब आपका वर्टेक्स भी बढ़ा और जब आपका एज बढ़ा, और आप इसको इस फॉर्मूला में रखते हैं, आप देखो E-V है, तो जब आप -V में +1 करेंगे और जब आप E में भी +1 करेंगे, तो आपकी ऑब्वियस वैल्यू क्या हुई, एक तरफ आप माइनस के साथ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक तरफ +1 के साथ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तब भी आपका R तो उतना ही रहा, क्योंकि जब आप इस ग्राफ में देखो आपके नंबर ऑफ रीजन तो उतने ही है। नया रीजन अगर आप इसको आउटर साइड में लेके जाओ या आप इनर साइड में रखो, आपके रीजन उतने ही रहे ना। रीजन आपका कब बढ़ता है, जब आप एक सिर्फ एज बढ़ाते हैं तो आपका रीजन बढ़ता है, लेकिन अगर आप एक वर्टेक्स बढ़ा रहे हैं और एक आप एज बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ रीजन तो आपके उतने ही रहे। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका ये यूलर्स फॉर्मूला है टू फाइंड द नंबर ऑफ रीजन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ रीजन। सो इसको प्रूफ करने के लिए आप दो मेथड यूज करते हैं, चाहे तो आप नंबर ऑफ वर्टिसेस को बढ़ाओ, वर्टिसेस को बढ़ाओगे तो आपका ऑब्वियस एक एज भी बढ़ेगा, तो आपके राइट हैंड साइड में +1 भी हो रहा है और -1 भी हो रहा है, यानी एक तरफ आप वर्टिसेस बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो एज बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है -V आपका, तो ऑब्वियसली वो आपका नेगेटिव इंक्रीमेंट हो रहा है। तो
एजिस में आप पॉजिटिव इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वर्टिसेस में आप माइनस के साथ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू आपकी ऑटो नलिफाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही +1 -1 आपके वहां पे चल रहे हैं। इसी तरह से जब आप नंबर ऑफ एज को बढ़ाते हैं, आपका रीजन बढ़ता है, तो एक वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड में बढ़ती है, एक वैल्यू आपकी राइट साइड में बढ़ती है, तो जिसकी वजह से आपकी वैल्यू सेम रहती है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ रीजन जब आप बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ एज में आप जब बढ़ाते हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा है EK - VK + 2। आपने इसको E1 के लिए भी प्रूफ करके देखा, आपने इसको V1 = 2 प्रूफ करके देखा, तो आपकी वैल्यू सेम आती है। नाउ वी कम टू द अजम्पशन स्टेप, जहां पर हम K को अज्यूम करके चलते हैं। वी आर अज्यूमिंग RK = EK - VK + 2। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. अब इसके दो केस हैं। दो केस में मैंने यहाँ पे कहा, टाइम भी हो रहा है, तो इस वाले केस में आप देखो, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी टू कंसीडर। इन द फर्स्ट केस बोथ AK +1 एंड BK +1 ऑलरेडी इन GK। जो आप यानी एक नया एज बढ़ा रहे हैं, वो ऑलरेडी आपका ग्राफ में एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करने से आपका क्या होगा कि आपका एक जो है वो नंबर ऑफ रीजन्स बढ़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपका RK +1 टर्म होगी, दैट विल बी इक्वल टू द RK +1, यानी क्योंकि आपका एक नंबर ऑफ रीजन वहां पे बड़ा है। सिमिलरली आप जब EK +1 यहाँ पे यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द EK +1, क्योंकि आपका एक नया एज बढ़ा, उसकी वजह से आपका एक नया रीजन बढ़ा। तो जब आपके लेफ्ट एंड राइट में दोनों ही आपकी सेम वैल्यू रहेंगी और VK +1 = VK ही रहेगा, यानी आपकी नंबर ऑफ वर्टिसेस तो नहीं बढ़ी है, वो तो सेम रही है। तो उस केस में क्या होगा कि दोनों तरफ आपने +1 किया, आपका रिजल्ट वहां पे सेम रहा। अब दूसरे केस में अगर मैं वर्टिसेस बढ़ाती हूँ, तो ऑब्वियस है मेरा वहां पे क्या होगा, एक एज भी बढ़ेगा, लेकिन मेरा जो RK है, जो नंबर ऑफ रीजन्स है, वो तो सेम है। तो आपका नंबर ऑफ एज बढ़ा, यानी EK +1 = EK +1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एंड देन VK +1 = VK +1, क्योंकि आपकी वर्टिसेस भी बढ़ी है। लेकिन आपका जो RK +1 है, वो तो क्या रहा, RK ही रहा, क्योंकि नंबर ऑफ रीजन्स आपके सेम है। तो आप एक वैल्यू नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, एक वैल्यू आप पॉजिटिव में बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नंबर ऑफ रीजन्स में कोई चेंज नहीं आया। सो दिस फॉर्मूला इज प्रूव्ड फॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शंस आल्सो, दैट R = E - V + 2. So we can say for the Rn = En - Vn + 2 also. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। एंड पल्लवी प्लीज मुझे सेंड मी द एब्सेंटी स्टूडेंट जो आपके हैं, और 1:30 पे आपकी लैब है, थोड़ा सा उसको डिले 1:45 पे उसको स्टार्ट करते हैं 1:30 की जगह। ओके मैम। ठीक है, लैब को 1